अभिमन्यु सारा की तरफ हाथ बढ़ाता है, तो सारा मुस्कुराते हुए अभिमन्यु के हाथ में अपना हाथ दे देती है। दोनों मिलकर मैरिज रजिस्टर ऑफिस की ओर चलने लगते हैं। अभिमन्यु वहां पर खड़े अपने भाइयों से सारा को मिलवाता है। तीनों भाई खुशी खुशी सारा से मिलते हैं। अभिमन्यु कबीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह मेरा बचपन का दोस्त कबीर गुप्ता है, लेकिन मेरे लिए भाई से कम नहीं है। कबीर मुस्कुराते हुए सारा के पैरों को छूने के लिए झुकता है, तो सारा तुरंत पीछे हट जाती है और कहती है, नहीं नहीं भाई, आप मुझसे काफी बड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरे पैरों को छुएं। कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाभी, आपका जो ये होने वाला हस्बैंड है, वह मुझसे पूरे 3 महीने बड़ा है, इसलिए आप भी रिश्ते में मुझसे बड़ी हुई। सारा अभिमन्यु की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो कि वो अभिमन्यु को समझाए, क्योंकि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए कहता है, सारा की बात समझो, कबीर वह तुमसे छोटी है, उसे ये सब अच्छा नहीं लगेगा। कबीर थोड़ा उदास हो जाता है। सारा मुस्कुराते हुए कहती है, पर आप मेरे भाई हो ना, आज से मैं आपको भाई ही कहूंगी, इससे आपको भी बुरा नहीं लगेगा और मुझे भी नहीं। और प्लीज ऐसे मेरे पैरों को मत छूना। कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, ओके, तो आज से आप मेरी छोटी बहन हो। फिर अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो समझ लेना, मैं तुम्हारी खाट खड़ी कर दूंगा। अभिमन्यु हंसने लगता है। तभी समर और संजीव एकदम से सारा के पैरों में बैठ जाते हैं और सारा के पैरों को छूते हुए कहते हैं, भाभी, हम तो भाई से बहुत छोटे हैं और आपकी ही उम्र के हैं, तो क्या हम आपके पैरों को छू सकते हैं? सारा मुस्कुराते हुए कहती है, जी, आप छू सकते हैं। फिर दोनों सारा की तरफ देखकर कहते हैं, तो भाभी, जल्दी से हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें भी आपके जैसी सुंदर, खूबसूरत और प्यारी लड़की मिले। सारा हंसते हुए कहती है, तथास्तु, आप दोनों की यह मुराद जल्दी ही पूरी हो। विपुल सारा और अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, भाभी, चलिए अब हम अंदर चलते हैं, आगे के प्रोसेस करने, और मंदिर में भी जाकर रीति रिवाज से आप दोनों को शादी करनी है। अभिमन्यु सारा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाता है, जहां एक बड़े से कमरे में जज बैठा हुआ था और उसके पास कुछ वकील भी खड़े हुए थे। अभिमन्यु का पर्सनल वकील उसके सामने कुछ दस्तावेज रखता है और कहता है, बॉस, जैसा आपने कहा था, मैंने सारी शर्तें लिखवा दी हैं। बस यहाँ पर आप दोनों के सिग्नेचर चाहिए। अभिमन्यु उन दस्तावेज पर सिग्नेचर कर देता है और फिर सारा की तरफ देखता है। सारा भी पेन उठाती है, एक बार अभिमन्यु की तरफ देखती है और फिर सिग्नेचर कर देती है। अभिमन्यु विपुल की तरफ देखकर कहता है, जो तुमसे लाने के लिए कहा था, वह तुम ले आए हो ना? विपुल मुस्कुराते हुए 2 रिंग बॉक्स अभिमन्यु की तरफ बढ़ा देता है। अभिमन्यु दोनों रिंग बॉक्स में से रिंग निकालकर एक सारा को दे देता है और एक खुद रखता है। फिर वह अपना हाथ सारा के सामने बढ़ा देता है। सारा पहले तो अभिमन्यु को देखती है, फिर मुस्कुराते हुए उसे रिंग पहनाती है। अभिमन्यु भी सारा को एक खूबसूरत सी, प्यारी सी डायमंड रिंग पहनाता है, जो देखने में बहुत सिंपल थी, लेकिन उसकी कीमत इतनी थी कि किसी बड़े से बड़े बिजनेस को भी इस रिंग की कीमत टक्कर दे सकती थी। कुछ देर बाद वकील दोनों के हाथ में उनका मैरिज रजिस्टर का सर्टिफिकेट दे देता है। अभिमन्यु उसे देखकर काफी खुश हो रहा था और सारा भी सर्टिफिकेट को देख रही थी। अभिमन्यु सारा के हाथ से सर्टिफिकेट लेकर अपने पास रख लेता है। सारा अभिमन्यु को गुस्से में घूर कर देती है, तो अभिमन्यु मुस्कुराते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, अभी तुम बहुत छोटी हो, ये सब कुछ संभालने के लिए मैं हूँ। चलो, अभी हमें मंदिर में भी जाना है। वहीं कबीर, विपुल, संजीव और समर पहले ही मंदिर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें वहां कुछ अरेंजमेंट्स करनी थी। कुछ देर में वह दोनों भी मंदिर पहुंच जाते हैं।
सारा हैरानी से सीढ़ियों को देखने लगती है और फिर खुद को समझाने लगती है, क्योंकि मंदिर आते वक्त अभिमन्यु उसे होटल में लेकर आया था, जहां उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए थे। इस समय सारा ने एक बहुत ही खूबसूरत और हैवी राजस्थानी स्टाइल का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वह आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। जब अभिमन्यु ने सारा को इस आउटफिट में देखा था, तो वह उसे बस देखता ही रह गया था और अपने आसपास की सारी चीजों को भूल गया था। सारा ने एक डार्क मेहरून कलर का लहंगा पहना था, जो शायद 15-20 किलो का होगा। उसे चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था और इतनी सीढ़ियां चढ़ना तो नामुमकिन सा था, लेकिन फिर भी वह कुछ कहे बिना बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं अभिमन्यु सारा को देख रहा था और वह समझ चुका था कि सारा क्या सोच रही है। अभिमन्यु ने एकदम से सारा को अपनी गोदी में उठा लिया। सारा गिरने के डर से अपने हाथों को अभिमन्यु के गले में डाल लेती है और हैरानी से कहती है, आप मुझे वहां तक कैसे लेकर जाएंगे? वो बहुत ऊंचा है। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ये हमारी कुलदेवी का मंदिर है और मेरी दादी का मानना है कि जिनकी भी शादी हमारी कुलदेवी माँ के सामने होती है, उनकी शादी का जीवन केवल एक जन्म का नहीं बल्कि हजारों जन्म का होता है। और मैं तुम्हारे साथ एक जन्म नहीं, बल्कि अपने सारे जन्म तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अभिमन्यु की बात पर सारा मुस्कुरा देती है और फिर अभिमन्यु सारा को अपनी गोदी में लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। अगर कोई सामान्य इंसान खुद इतनी सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करता, तो वो पक्का थककर बेहोश हो जाता, लेकिन हमारे अभिमन्यु राजवंश साहब तो अपनी स्वीटहार्ट को अपनी गोदी में उठाकर सीढ़ियों पर इस तरह चल रहे थे जैसे उन्होंने अपनी बाहों में सारा को नहीं, बल्कि कोई कोमल फूल उठाया हो। सारा हैरानी से अभिमन्यु को देख रही थी। अभिमन्यु के चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं दिख रही थी, जैसे उसे कोई थकावट महसूस ही न हो। वह पूरी तरह से अभिमन्यु को संभालते हुए उसके लिए ये सफर बहुत आसान बना रहे थे। सारा को महसूस हो रहा था कि अभिमन्यु का साथ सच में किसी सपने जैसा है, जहां वह हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते थे। अभिमन्यु अपनी गोदी में सारा को उठाकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था और सारा के दिल में अभिमन्यु के लिए एक नया आदर और प्यार उभरने लगा था। उसे महसूस हुआ कि अभिमन्यु सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। जैसे जैसे वे सीढ़ियां चढ़ते गए, सारा को महसूस हुआ कि हर कदम के साथ उसका रिश्ता अभिमन्यु से और भी मजबूत हो रहा है। अभिमन्यु की गोदी में वह खुद को सबसे सुरक्षित और खुशहाल महसूस कर रही थी। वहीं मंदिर में खड़े हुए कबीर, विपुल, संजीव और समर चारों अभिमन्यु की इस हरकत पर मुस्कुरा रहे थे। कबीर उन दोनों की फोटो लेने लगता है, जिसे देखकर समर चिढ़ते हुए कहता है, भाई, यह आप क्या कर रहे हैं? कबीर हंसते हुए जवाब देता है, अरे, कभी ना कभी तो उनकी शादी का राज सबके सामने आना ही है। उस दिन में यह फोटो दादी और माँ को दिखाऊंगा। उन्हें भी तो पता चले कि उनका ये खड़ूस दिखने वाला पोता अपनी बीवी के सामने कितना सॉफ्ट बंदा बन जाता है। फिर कबीर जल्दी से अपना फोन जेब में डालकर मुस्कुराता है, जबकि समर और संजीव उसकी बातों पर हंसी में शामिल हो जाते हैं। अभिमन्यु सारा को ऊपर मंदिर में बने एक कमरे में ले जाता है। उसे वहां पर आराम से बैठाकर कहता है, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, थक गई होगी। सारा हैरान होकर कहती है, अरे, थक तो आप गए होंगे ना। आप ही तो मुझे इतनी ऊंचाई तक उठाकर लेकर आए हैं। आपको तो रेस्ट करना चाहिए। अभिमन्यु सारा के चेहरे की तरफ झुककर मुस्कुराते हुए कहता है, तो मेरी स्वीटहार्ट को मेरी इतनी फिक्र है। अभिमन्यु की इस बात पर सारा थोड़ी हड़बड़ाती है और कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिमन्यु सारा की नाक को प्यार से पकड़कर खींचते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता, स्वीटहार्ट, मैं तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ। और बाहर पंडित जी मेरा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद तुम भी आ जाना,
समर तुम्हें बुलाने आएगा, ठीक है। इसके बाद अभिमन्यु मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। सारा अभिमन्यु के जाने के बाद अपनी नाक को हल्के से सहलाते हुए कहती है, जितना इंतजार आपने इस दिन का किया है, उससे कहीं ज्यादा इस दिन का इंतजार मैंने किया है। अभिमन्यु, और आप नहीं जानते, आपसे ज्यादा खुश मैं हूँ, पर यह मैं आपको बता नहीं सकती। सारा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल जाती है और उसकी आंखों में एक अदृश्य सी चमक होती है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं है, बल्कि यह तो उसके और अभिमन्यु के बीच एक नई शुरुआत है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें उम्मीद, प्यार और विश्वास दोनों के लिए बहुत कुछ नया था। अभिमन्यु जैसे ही मंडप के पास पहुंचता है, कबीर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, भाई, वैसे तू आज कितनी बार हमारा दिल चुराने वाला है। तुझे पता भी है, तू इन कपड़ों में कितना हैंडसम लग रहा है। मैं खुद तुझे पहली बार ट्रेडिशनल कपड़ों में देख रहा हूँ। यार, अगर मैं लड़की होता ना, तो पक्का आज तुझ पर मर ही जाता और सारा से लड़ाई करके तेरे साथ मंडप में बैठ जाता। अभिमन्यु ने एक सफेद रंग की शेरवानी पहनी हुई है, जिसमें डार्क रानी रंग का हैवी वर्क वाला दुपट्टा उसके कंधे पर लपेटा हुआ था। सिर पर पगड़ी और गले में एक खूबसूरत हार के साथ वह बेहद आकर्षक और शाही नजर आ रहा है। वैसे ये बता, तू और सारा ने सुबह ही कपड़े चेंज कर लिए थे, फिर तूने कोट पेंट क्यों चेंज करें? अभिमन्यु मंडप में बैठते हुए कहता है, दादी की बात याद आ गई थी। उन्होंने कहा था कि शादी हमेशा अपने पारंपरिक पोशाक में ही करनी चाहिए, जिससे हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। ये तो कुलदेवी माँ का मंदिर है, जहाँ पर मैं अपनी कुलदेवी के आशीर्वाद के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। कबीर कहता है, तू इन सब चीजों में कब से विश्वास करने लगा भाई? तू तो इन सब चीजों को कभी नहीं मानता था। तो अभिमन्यु कहता है, जब से मुझे सारा से मोहब्बत हुई है, तब से मैं इन सब चीजों में विश्वास करने लगा हूँ। पहले मुझे मोहब्बत में भी विश्वास नहीं था, पर सारा के आने से हो गया है ना। कबीर कहता है, पर सारा से मिले तो तुझे एक दिन ही हुआ है, फिर एक दिन में इतना पागल कैसे हो सकता है कोई किसी के लिए? अभिमन्यु कहता है, तुम नहीं समझोगे कबीर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं सारा को पता नहीं कब से जानता हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारा से मिले मुझे अभी एक दिन हुआ है या 1000 साल। बस मुझे इतना पता है कि मैं उससे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी पंडित जी कबीर और अभिमन्यु की तरफ देखकर कहते, जजमान, आप दोनों बात बाद में कर लीजिएगा, पहले शादी की विधियों पर ध्यान दीजिए। अभिमन्यु और कबीर भी पंडित जी को कुछ नहीं कहते, और कबीर समर, विपुल और संजीव के पास जाकर खड़ा हो जाता है, और अभिमन्यु जैसा जैसा पंडित जी उसे कह रहे थे वैसा वैसा करने लगता है। तभी पंडित जी अभिमन्यु की तरफ देखकर कहते हैं, जजमान, कन्या को बुला दीजिए, वरमाला का समय हो चुका है। तो अभिमन्यु समर को इशारा करता है। समर कमरे में चला जाता है, जहां कुछ देर पहले अभिमन्यु ने सारा को आराम करने के लिए कहा था। समर अंदर आता है तो सारा एक चेयर पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी, पंडित जी आपको बाहर बुला रहे हैं, और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। सारा मुस्कुराते हुए समर के हाथ पर अपना हाथ रखती है, और समर सारा के लहंगे को पकड़ने में उसकी मदद करने लगता है, क्योंकि लहंगा काफी भारी था और वह छोटा सा देवर भी समझ चुका था कि उसकी भाभी को इस लहंगे में काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन वह ये जता नहीं सकता था। आज उसकी भाभी आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। कुछ देर बाद सारा अभिमन्यु के बगल में बैठी हुई थी। पंडित जी दोनों को वरमाला के लिए खड़े होने को कहते हैं। अभिमन्यु सारा के गले में वरमाला पहनाते हुए कहता है, आज से तुम मेरी हो, और तुम्हारी सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द आज से मेरे हुए। मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो, और तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपनी जिंदगी के सारे दुख भूल जाओगी।
अभिमन्यु की बात सुनकर सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभिमन्यु सारा के आंसू पोंछते हुए कहता है, इतने अच्छे दिन पर तुम रो क्यों रही हो? सारा हल्का सा हंसते हुए कहती है, पागल, सब तो समझ जाते हो, पर यही नहीं समझ रहे। तुमने इतनी इमोशनल बातें कही कि मुझे कंट्रोल ही नहीं हुआ। और अभिमन्यु के गले में माला पहनाते हुए धीरे से उसके करीब आकर कहती है, आज से तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दर्द मेरे हुए और मेरी खुशियां तुम्हारी हुई। अभिमन्यु सारा के होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, ऐसा नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं अपनी खुशियां भी तुम्हें दे दूंगा। मैं भगवान से प्रे करूंगा, अगर वह है तो, और अगर वो मेरी सुन रहे हैं, तो मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारी हो जाएं और तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी तकलीफें हैं, दर्द हैं, वो सब मेरे हो जाएं। सारा जैसे ही कुछ कहने को होती है, अभिमन्यु सारा के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहते हैं, स्वीट हार्ट, तुम अभिमन्यु राजवंश से बातों में कभी भी नहीं जीत सकती। तभी पंडित जी कहते हैं, जजमान, अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। और फिर दोनों बैठ जाते हैं। पंडित जी अभिमन्यु की तरफ देखकर कहते हैं, गठबंधन आप दोनों का कौन करेगा? तभी संजीव आगे आता है और पंडित जी की तरफ देखकर कहता है, पंडित जी, मैं करूंगा। भाई और भाभी का गठबंधन। पंडित जी एक गुलाबी कलर का कपड़ा संजीव को दे देते हैं। संजीव वह कपड़ा लेकर अभिमन्यु के गले में डाल देता है और फिर उसे सारा के दुपट्टे से बांध देता है। फिर दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, दोनों हमेशा साथ रहो और सदा सुहागन रहो। अभिमन्यु और सारा हैरानी से संजीव को देखने लगते हैं। संजीव कहता है, अरे भाई, भाभी, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं मॉम को सीरियल देखते हुए देखा था, उन्होंने भी ऐसा ही आशीर्वाद दिया था। कबीर और समर अपना सिर पकड़ लेते हैं और विपुल हंसते हुए कहता है, अरे, वो बड़े लोग देते हैं, छोटे नहीं। संजीव मुंह बनाते हुए कहता है, पर मेरा मन था। पंडित जी कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको आशीर्वाद कौन दे रहा है या कौन नहीं। फर्क ये पड़ता है कि वह आशीर्वाद आपको दिल से दिया गया हो और उसमें कोई गलत काम नहीं किया हो। संजीव खुश होते हुए कहता है, देखा, पंडित जी भी मेरी बात से सहमत हैं। और फिर कुछ रस्मों के बाद पंडित जी सारा की तरफ देखकर कहते हैं, कन्यादान कौन करेगा, बेटा? पंडित जी की बात सुनकर सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है, काश वह हकीकत में अनाथ होती, क्योंकि जितना दर्द आज उसे हो रहा है, उतना दर्द उसे उस वक्त नहीं होता। इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी वह अनाथों की जिंदगी जी रही है। और उसका कन्यादान करने के लिए भी उसका अपना कोई यहाँ मौजूद नहीं है। तभी कबीर सारा के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे मेरी छोटी बहन, इतनी जल्दी रोने लगी? तुम भूल गई, तुम्हारा ये बड़ा भाई किस काम आएगा? मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपनी छोटी बहन का कन्यादान खुद करूंगा। वैसे मेरी कोई बहन तो है नहीं, पर आई प्रॉमिस, मैं एक बड़े भाई की सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। फिर कन्यादान की रस्म हो जाती है और कबीर अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, जीजा जी, मेरी छोटी बहन का अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, अरे, आज तुम लोग सारे के सारे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? कबीर कहता है, क्योंकि तुमने मेरी छोटी बहन से शादी की है, समझे? और हाँ, अगर उसे कोई तकलीफ हुई, तो याद रखना, तुम्हारा सामना कबीर गुप्ता से होगा और वह अपनी बहन को लेकर चला जाएगा, समझे? अभिमन्यु गुस्से से कहता है, कभी भी नहीं, यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। और खबरदार, जो मेरी स्वीटहार्ट को कभी मुझसे दूर करने की बात की, मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। कबीर कहता है, दोस्त नहीं, अब मैं तुम्हारा साला भी हूँ। तो इसलिए हमेशा याद रखो, बीवी को खुश करना है,
तो उसके भाई को भी तुम्हें खुश रखना होगा, समझे? वरना अपनी बहन से शिकायत लगाने में मुझे कुछ देर भी नहीं लगेगी। सारा कहती है, हाँ, मेरे भाई से कभी बदतमीजी से बात मत करिएगा, आप अभिमन्यु जी, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अभिमन्यु अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए कहता है, अरे यार, मैं कुछ नहीं कह रहा। तभी पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप लोग बाद में बात कर लीजिएगा, फिर कहेंगे कि कुछ समझ नहीं आया। आजकल के बच्चों को भी पता नहीं क्या हो गया है, शादी के टाइम भी शांति से बैठ नहीं सकते। अभिमन्यु गुस्से से पंडित जी को घूरता है, तो पंडित जी थोड़ा घबराते हुए उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं, आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पहले के 3 फेरों में वर आगे रहेगा। समर एकदम से कहता है, क्या पंडित जी, आप हमें इन फेरों का मतलब भी बता सकते हैं? पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी बेटा, जरूर। अभिमन्यु और सारा फेरे लेने लगते हैं, और पंडित जी उन दोनों को फेरों के वचनों के बारे में भी बता रहे थे, जो कुछ इस तरह थे। पहला वचन, हम एक साथ आहार ग्रहण करेंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ है कि दोनों एक दूसरे के साथ अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखेंगे। वे एक साथ जीवन में खुशहाली और शांति के लिए आहार और जीवन शैली को संतुलित करेंगे। दूसरा वचन, हम एक साथ धन की सुरक्षा और समृद्धि का प्रयास करेंगे। इसका मतलब है कि दोनों अपने परिवार की भलाई के लिए वित्तीय जिम्मेदारी साझा करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। तीसरा वचन, हम एक साथ बच्चे पैदा करेंगे और उनका पालन पोषण करेंगे। इस वचन का उद्देश्य परिवार की बढ़ती पीढ़ी को सशक्त और सभ्य बनाना है। इसका मतलब है कि दोनों बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार देंगे। 3 फेरा पूरे हो जाने के बाद इशिता आगे आ जाती है और इस बीच अभिमन्यु और सारा ने एक दूसरे के हाथों को नहीं छोड़ा था, दोनों ने मजबूती से एक दूसरे के हाथों को पकड़ा था और वह दोनों इन वचनों को अपने मन में भी दोहरा रहे थे और पूरी सच्ची शिद्दत से एक दूसरे इन वचनों का वादा भी दे रहे थे। चौथा वचन, हम एक दूसरे के साथ सुख दुख में साझीदार बनेंगे। इसका अर्थ है कि दोनों एक दूसरे के साथ हर स्थिति में खड़े रहेंगे, चाहे खुशी हो या दुख। वे एक दूसरे का समर्थन करेंगे और जीवन के उतार चढ़ाव में एक साथ चलेंगे। पांचवा वचन, हम एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान में वृद्धि करेंगे। ये वचन दोनों के रिश्ते में सच्चे प्रेम और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए होता है, ताकि रिश्ते में कभी दरार न पड़े। छठा वचन, हम एक दूसरे के साथ हर महत्वपूर्ण निर्णय में सहमति से काम करेंगे। इसका मतलब है कि दोनों अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले एक दूसरे से सलाह मशविरा करके करेंगे। उनका संबंध हमेशा पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय लेने पर आधारित रहेगा। सातवां वचन, हम एक दूसरे के साथ प्रेम, देखभाल और सहायता में जीवन भर साथ देंगे। यह अंतिम वचन ये सुनिश्चित करता है कि दोनों जीवन भर एक दूसरे का समर्थन करेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। फेरे पूरे हो जाने के बाद पंडित जी कहते हैं, अब दोनों अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए और फिर पंडित जी एक थाल को अभिमन्यु के सामने करते हुए कहते हैं, बेटा, वधू की मांग में सिंदूर भर दीजिए। अभिमन्यु थाल से सोने का सिक्का लेता है और उसकी मदद से सारा का मांग में सिंदूर भर देता है। कुछ सिंदूर सारा की नाक पर भी गिर जाता है। सारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो इस एहसास को महसूस कर रही थी, क्योंकि यह सबसे अलग एहसास था। अभिमन्यु जैसे ही सारा की नाक पर गिरे सिंदूर को पोंछने को जाता है, सारा एकदम से अभिमन्यु का हाथ पकड़ लेती है। पंडित जी कहते हैं, बेटा, यह इस बात का संकेत है कि तुम अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करोगे, तो इसे मत पोंछा। अभिमन्यु अपना हाथ वापस ले लेता है और मुस्कुराते हुए सारा के चेहरे को देखने लगता है, जो एक चुटकी भर सिंदूर भरने से इतनी खूबसूरत लग रही थी।
शरार के चेहरे पर एक अलग ही निखार आ गया था। उसकी सुंदरता में चार चांद लग गए थे। अभिमन्यु को इस वक्त सारा हद से ज्यादा प्यारी लग रही थी, क्योंकि सारा सिर्फ और सिर्फ उसकी थी। अभिमन्यु थाल रखकर बहुत ही खूबसूरती से मंगलसूत्र उठता है, और जैसे ही वह सारा के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, पंडित जी कहते हैं, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। जाकर कुलदेवी माता का आशीर्वाद ले लीजिए। मंगलसूत्र अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और सारा की मदद करता है। दोनों एक बड़ी सी माता रानी की मूर्ति के सामने जाते हैं और दोनों माता रानी के चरणों में अपना माथा टेकते हैं। दोनों माता रानी के चरणों में माथा टेककर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन करते हैं और फिर पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं, जो वहां पर ही खड़े हुए थे। पंडित जी एक डिब्बी सारा को देते हुए कहते हैं, बेटा, यह माता रानी के चरणों का सिंदूर है। सारा पंडित जी का आशीर्वाद लेते हुए सिंदूर ले लेती है। विपुल, कबीर, समर और संजीव उन दोनों के गले लगाकर उन्हें बधाई देते हैं और जल्दी घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें उन दोनों के वेलकम की तैयारी करनी थी। वह दोनों भी एआर पैलेस के लिए निकल जाते हैं, जो अभिमन्यु का पर्सनल पैलेस था और वह अपने परिवार से दूर यहीं पर रहता था। सारा और अभिमन्यु कार में बैठे हुए थे। दोनों के बीच खामोशी थी, पर खामोशी भी अपनी कहानियां कह रही थी। कुछ ही देर में कार एक बड़े आलीशान पैलेस के सामने आकर रुक गई। पैलेस देखकर सारा की आंखें खुली रह जाती हैं। ये जगह इतनी भव्य और सुंदर थी कि उसे लगा वह किसी सपने में आ गई हो। जैसे जैसे कार पैलेस के अंदर जा रही थी, सारा का हैरान होना बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत और विशाल पैलेस नहीं देखा था। ये जगह तो सिंघानिया पैलेस के सामने कुछ भी नहीं था। इस पैलेस में से तो 50 सिंघानिया पैलेस निकाले जा सकते थे। अभिमन्यु की निगाहें सारा के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। उसकी हैरानी, उसकी आंखों की चमक और चेहरे पर उभरती मासूमियत ने अभिमन्यु को जैसे फिर से अपने बचपन में पहुंचा दिया। वह मुस्कुराया। उसे सारा का यह अंदाज बहुत प्यारा लगा। अचानक सारा ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया और खुशी से बोली, क्या सच में यह आपका घर है? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जी हाँ, यह आज से मेरा नहीं, हमारा घर है। और इस घर की मालकिन आप होंगी। सारा ने हैरानी से अभिमन्यु को देखा। अभिमन्यु ने उसके चेहरे पर गिरी बालों की लटों को बड़े नजाकत से पीछे करते हुए कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, स्वीट हार्ट। अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है। वह कार एक बड़े आलीशान गेट के सामने रुक गई। एक बॉडीगार्ड ने तुरंत दौड़कर अभिमन्यु की तरफ का दरवाजा खोला, फिर पीछे जाकर खड़ा हो गया। लेकिन किसी ने सारा का दरवाजा नहीं खोला। अभिमन्यु ने पहले ही सख्त हिदायत दी थी कि अब से सारा की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उसकी है, और वह खुद ही सारा के लिए सब कुछ करेगा। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए सारा की तरफ का दरवाजा खोलता है। वहीं खड़े बॉडीगार्ड्स सदमे में थे। अभिमन्यु राजवंश, जो कभी खुद पानी का गिलास तक नहीं उठाते, वे आज किसी के लिए दरवाजा खोल रहे थे। अभिमन्यु ने उनकी तरफ गुस्से से देखा, क्योंकि सभी की नजरें उसकी स्वीटहार्ट पर थीं। उसकी एक तीखी नजर ने ही सबकी नजरें झुका दी। बॉडीगार्ड्स समझ गए थे कि यह लड़की उनकी लेडी बॉस है, और अभिमन्यु सर उनके लिए बहुत पजेसिव हैं। अभिमन्यु ने सारा का हाथ थामा और दोनों गेट के अंदर की ओर बढ़े। तभी गेट के सामने समर, संजीव, कबीर और विपुल नजर आए। वे सभी अपने हाथों में कुछ सामान लिए खड़े थे। कबीर आरती की थाल लिए हुए मुस्कुरा रहा था। अभिमन्यु को ये देखकर हैरानी हुई। उसने पूछा, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? संजीव ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, भाई, आपको तो पता है कि दादी हमेशा कहती हैं कि जब घर में नई बहू आए तो उसका वेलकम अच्छे से होना चाहिए। हमें इन सब का ज्यादा पता नहीं था,
तो रास्ते में हमने कुछ वीडियो देखे और बस थोड़ा बहुत समझ लिया कि कैसे करना है। मॉम और दादी से पूछने का रिस्क तो ले नहीं सकते थे। अभिमन्यु ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन सारा के चेहरे पर मुस्कान देखकर चुप रह गया। वो समझ गया था कि उसके भाइयों और दोस्तों की यह कोशिश सारा को बहुत पसंद आ रही थी। कबीर जल्दी से आरती करने लगता है, लेकिन सारा उसे बीच में ही रोक देती है और मुस्कुराते हुए वह कहती है, भाई, ऐसे नहीं, आरती इस तरफ से की जाती है। कबीर ने झेपते हुए कहा, सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं था। सारा ने उसे तरीका सिखाया और कबीर ने वैसे ही आरती उतारी। फिर उसने दोनों के माथे पर सिंदूर का एक छोटा सा टीका लगा दिया। कबीर का ये छोटा सा प्रयास सारा को अपना सा महसूस कराने के लिए काफी था। संजीव जल्दी से सारा के सामने एक चावल से भरा गिलास रख देता है। सारा इसे देखकर हंसने लगी। संजीव ने शर्माते हुए कहा, भाभी, हम कभी किचन में नहीं गए। हमें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो मुझे जो मिला, मैं वही ले आया। कबीर ने संजीव के सिर पर हल्की चपत लगाते हुए कहा, बेवकूफ, रसोई में लोटा नहीं मिला तुझे। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, ये भी ठीक है। काम नियत से किया गया हो तो तरीका मायने नहीं रखता। अभिमन्यु ने सारा का लहंगा संभालने में उसकी मदद की और सारा ने चावल से भरे गिलास को अपने सीधे पैर से गिरा दिया। तभी समर माहौर से भरी एक बड़ी सी थाली सारा के सामने रख देता है और विपुल एक सफेद कपड़ा आगे बढ़ाता है। सारा ने थाली में अपने पैर रखे और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अंदर चलने लगी। विपुल ने सफेद कपड़े को फोल्ड करके अभिमन्यु को थमा दिया और कहा, भाई, इसे संभाल कर रखना। मैंने दादी से सुना था कि वह अपनी बहू के कदमों की पहली छाप हमेशा अपने पास रखना चाहती थीं। दादी यहाँ नहीं है और हम में से कोई उनसे इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। पर जब दादी को इन सब के बारे में पता चलेगा, तो शायद वह नाराज भी होंगी। तब ये कपड़ा दिखा देना। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कपड़े को अपने पास रख लिया और कहा, तुम सबने बहुत अच्छा किया। फिर अभिमन्यु ने एक सर्वेंट को बुलाकर कहा, सारा को उसके रूम में छोड़ आओ। सारा ने अभिमन्यु की तरफ देखा और सर्वेंट के साथ कमरे की ओर चली गई। सारा के जाते ही अभिमन्यु कबीर, विपुल, समर और संजीव की ओर गंभीरता से देखते हुए बोला, तुम चारों मुझे मेरे स्टडी रूम में मिलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विपुल से उसने पूछा, जो मैंने पहले कहा था, वह कर दिया है ना? विपुल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, सब हो गया। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। कबीर, विपुल, समर और संजीव उसकी गंभीरता समझते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में सवाल था कि अब अभिमन्यु क्या करने वाला है। कुछ देर बाद कबीर, विपुल, समर और संजीव अभिमन्यु के स्टडी रूम में खड़े थे। अभिमन्यु अपनी चेयर पर बैठा हुआ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। उसने उन्हें विपुल को सौंपते हुए कहा, सुबह तक ये डॉक्यूमेंट्स सिंघानिया पैलेस में पहुंच जाने चाहिए और किसी को भी इस बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए, समझे? विपुल मुस्कुराते हुए बोला, भाई, परेशान मत हो, ये काम हो जाएगा। अभिमन्यु संतुष्टि से मुस्कुराया और अपने रूम की तरफ जाने के लिए उठा। तभी कबीर शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, आज तो बड़ी जल्दी हो रही है तुम्हें अपने कमरे में जाने की। वैसे तो पूरी रात स्टडी रूम में ही बैठे रहते थे। अभिमन्यु ने गुस्से से कबीर को घूरा और कहा, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, बेटा। तेरा भी टाइम आएगा, तब देख लूंगा तुझे। इतना कहकर वह स्टडी रूम से बाहर निकल गया। उधर सारा इस वक्त अभिमन्यु के रूम में खड़ी थी। वह हैरानी से इस भव्य कमरे को देख रही थी। कमरा जितना बड़ा था, उतना ही खूबसूरत भी।
तभी उसकी नजर उस बालकनी पर पड़ी जहां एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। चारों तरफ खूबसूरत पौधे और फूल लगे थे। सारा बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। रात का वक्त था। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और चांद हल्के बादलों के पीछे छिपा हुआ था। उस दृश्य को देखकर सारा को सुकून मिला। आज वह अपने सारे दुख दर्द को भूल गई थी। जिस इंसान को अपना बनाने का उसने सपना देखा था, वह सपना आज पूरा हो गया था। लेकिन सारा के दिल में एक और मकसद था, आयशा और नक्श से बदला लेना। आयशा तो उसके सामने थी, पर नक्श का इंतजार था। सारा ने ठान लिया था कि इस बार वह अपनी जिंदगी को पिछली बार की तरह बर्बाद नहीं होने देगी। जो गलतियां पहले हुई थी, वह दोबारा नहीं होंगी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने बिना पलटे उस खुशबू को पहचान लिया, वह अभिमन्यु था। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बालकनी के दरवाजे पर खड़ा था और उसे देख रहा था। वह धीरे धीरे सारा की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में वही नर्म एहसास था जो सारा को हमेशा खास महसूस कराता था। क्या देख रही हो? अभिमन्यु ने नर्म आवाज में पूछा। सारा ने चांद की तरफ इशारा करते हुए कहा, इतनी खूबसूरत रात और यह नजारा। मैं सोच रही थी कि क्या मेरी जिंदगी वाकई इतनी बदल सकती है। अभिमन्यु ने उसके पास आकर हल्के से उसका हाथ थाम लिया और कहा, ये सब तुम्हारा है सारा, ये घर, यह नजारा और यह जिंदगी। तुमने जो सहा है, मैं उसे नहीं बदल सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारे साथ सिर्फ खुशियाँ होंगी। सारा ने उसकी आंखों में देखा और उसे सच्चाई का एहसास हुआ। यह इंसान उसकी ताकत था, और अब वो इस सफर में अकेली नहीं थी। अभिमन्यु ने सारा को अपनी बाहों में भर लिया। उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी रखते हुए उसने कहा, स्वीट हार्ट, आज आसमान में चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने इससे पहले कभी इस चांद को नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि यह इतना खूबसूरत हो सकता है। लेकिन आज तो इस चांद को भी जलन हो रही होगी, क्योंकि इससे भी ज्यादा खूबसूरत कोई और है। कोई ऐसा जिसमें खुद की चमक है। सारा मुस्कुराए और हल्के से बोली, तो क्या आपका चांद मैं हूँ? अभिमन्यु ने उसके कंधे पर एक हल्का सा किस करते हुए कहा, नहीं, तुम मेरा चांद नहीं हो। तुम मेरा सूरज हो, क्योंकि चांद में अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वह तो सिर्फ उधार की चमक लिए रहता है। लेकिन सूरज में खुद का तेज होता है, अपनी ज्वाला होती है, अपना अस्तित्व होता है। चांद दूसरों के लिए खूबसूरत हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सबसे खूबसूरत सूरज है। और तुम मेरा सूरज हो, समझी? अभिमन्यु ने सारा के कंधों को पकड़कर उसे अपने सामने किया और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। उसके लिए यह मौका खास था, क्योंकि अब उसे अपनी स्वीटहार्ट को जी भरकर देखने का वक्त मिला था। अभिमन्यु ने सारा के माथे पर अपने होंठ रखकर कहा, आई लव यू सो मच, सारा। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन न हो। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ और कहता, सारा ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए उसने कहा, मुझे आपकी बातों पर यकीन है। अभिमन्यु ने उसके हाथ को चूमते हुए पूछा, तो क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? सारा ने शर्माते हुए अपना चेहरा झुका लिया। मन ही मन उसने सोचा, प्यार तो मैं आपसे उसी दिन करने लगी थी, जिस दिन आपने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। लेकिन मैं इतनी जल्दी अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगी। फिर उसने अभिमन्यु की ओर देखा और बोली, मुझे नहीं पता। मुझे तो आपको समझने का वक्त भी नहीं मिला। और मैं इतनी जल्दी किसी बात का वादा नहीं कर सकती। जिस दिन मुझे एहसास होगा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं खुद आपको बताऊंगी। अभिमन्यु मुस्कुराया और उसे दोबारा अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तो उसी दिन से हमारे रिश्ते की असली शुरुआत होगी। और हाँ, यह मत भूलना कि तुम्हारा पति अभिमन्यु राजवंश है।
अगर तुमने किसी और की तरफ देखने की कोशिश की, तो उस शख्स की जान लेना और तुम्हें इसी कमरे में बंद कर देना मुझे अच्छे से आता है। समझी? सारा ने हंसते हुए उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारा और बोली, तो मुझे धमकी दी जा रही है। अभिमन्यु ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, स्वीट हार्ट, जो तुम्हें समझना है समझ लो। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए कितना पजेसिव हूँ। सारा अभिमन्यु के कंधे पर अपना सिर रगड़ने लगी। अभिमन्यु ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ स्वीट हार्ट? सारा थोड़ी झेपते हुए बोली, ये लहंगा मुझे परेशान कर रहा है। मुझे इतने भारी कपड़े पहनने की आदत नहीं है, और यह ज्वेलरी भी बहुत भारी लग रही है। अभिमन्यु ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तो तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले? सारा ने जवाब दिया, मेरे कपड़े तो अनाथ आश्रम में हैं। यहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। सारा ने झेपते हुए कहा, अरे, आप कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे इन भारी कपड़ों में चलने में मुश्किल हो रही है। अभिमन्यु ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? सारा शर्माते हुए अभिमन्यु के गले में अपनी बाहें डाल लेती है। अभिमन्यु उसे वार्डरोब के पास ले गया और उसे नीचे उतारते हुए सामने देखने का इशारा किया। सारा ने जब वार्डरोब खोला तो हैरान रह गई। वहां हर तरह के कपड़े, एक्सेसरीज और जूते सलीके से रखे हुए थे। सारा ने इतने सारे कपड़े एक साथ कभी नहीं देखे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अभिमन्यु ने उसके आंसू देखे तो उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, स्वीट हार्ट, रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? अगर पसंद नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं सब कुछ बदलवा दूंगा। या तुम्हें किसी और तरह के कपड़े चाहिए? सारा मुस्कुराए और कहा, नहीं, ये सब मुझे बहुत पसंद आया। आज से पहले किसी ने मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। अभिमन्यु ने सारा के हाथों को चूमते हुए कहा, इन सब की आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हारा पति अब हर रोज तुम्हारे लिए ये सब करने वाला है। पति शब्द सुनकर सारा के गाल लाल हो गए। शर्माते हुए उसने कहा, आप ही मेरे लिए कुछ पसंद कर दीजिए। अभिमन्यु ने शरारत से कहा, अगर मैंने तुम्हारे लिए कपड़े चुने तो तुम इतनी शर्माओगी कि शायद अपना चेहरा भी नहीं दिखाओगी। सारा ने जल्दी से वार्डरोब से एक सिंपल प्लाजो और टी शर्ट निकाली और वॉशरूम की तरफ भाग गई। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए वहीं रखे सोफे पर बैठ गया और अपना फोन चेक करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अभिमन्यु को उसकी मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी। वहीं वॉशरूम में सारा परेशान हो रही थी। उसका ब्लाउज का जिप उसके बालों में फंस गया था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। उसने मन ही मन कहा, अब मुझे उनकी मदद लेनी ही पड़ेगी, लेकिन वो जरूर मुझ पर हंसेंगे। वह धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खोलकर झांकी। अभिमन्यु वहीं बैठा हुआ था। उसे देखकर सारा को समझ आ गया कि अभिमन्यु पहले से ही जानता था कि उसे मदद की जरूरत पड़ेगी। अभिमन्यु ने वॉशरूम के दरवाजे की आवाज सुनकर उस तरफ देखा। सारा ने अपने लहंगे और भारी दुपट्टे को हटाकर रख दिया था। उसके बाल खुले हुए थे, और उसने ज्वेलरी भी उतार दी थी। इस सादगी में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अभिमन्यु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। सारा शर्माते हुए अपने हाथों को क्रॉस करके खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने शरारत भरे लहजे में कहा, स्वीट हार्ट, तुम तो कपड़े बदलने गई थी, फिर ऐसे क्यों खड़ी हो? सारा ने झेपते हुए कहा, वो मेरा जिप फंस गया है। मेरे बालों में उलझ गया है। प्लीज, आप मेरी मदद कर दीजिए। अभिमन्यु ने उसकी परेशानी को समझते हुए धीरे से उसके ब्लाउज का जिप खोल दिया। सारा जल्दी से अपने ब्लाउज को संभालते हुए वॉशरूम के अंदर भाग गई। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए कमरे में वापस आ गया और दूसरे वॉशरूम में कपड़े बदलने चला गया। कुछ देर बाद
सारा और अभिमन्यु बिस्तर पर लेटे हुए थे। सारा ने अपना सिर अभिमन्यु के सीने पर रखा हुआ था और अभिमन्यु उसके बालों को सहला रहा था। हर थोड़ी देर में वह प्यार से सारा के माथे को चूम लेता। सारा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और सुकून महसूस कर रही थी। अभिमन्यु ने धीरे से पूछा, क्या तुम आगे पढ़ाई करना चाहती हो? सारा ने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, आपको कैसे पता कि मैं पढ़ाई करती हूँ? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए उसके माथे पर एक हल्की थपकी देकर बोला, स्वीट हार्ट, तुम अभी बहुत छोटी हो मुझे जानने के लिए। लेकिन ये बताओ, तुम्हें अपना कॉलेज कब से शुरू करना है? सारा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, पहले तो मुझे कॉलेज की फीस के लिए पैसे इकट्ठे करने होंगे। अभी भी कुछ पैसों की कमी है। पहली सेमेस्टर की फीस तो मैंने जैसे तैसे भर दी थी, लेकिन अब थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें अब इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ना ही तुम अब कोई जॉब करोगी। सारा ये सुनकर अचानक उठ गई और बिस्तर पर बैठ गई। अभिमन्यु की ओर घूरते हुए बोली, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं औरों की तरह हाउसवाइफ बनकर आपके लिए खाना बनाऊं और बच्चे पैदा करूं? तो मिस्टर अभिमन्यु राजवंश, कान खोलकर सुन लीजिए। मैं इतनी जल्दी किसी बच्चे को जन्म देने वाली नहीं हूँ, समझे? हाँ, ये भी नहीं कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए। मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं। आपको पता है, मैं तो 10-12 बच्चे चाहती हूँ, जो हर वक्त मम्मा मम्मा करते हुए मेरे पीछे घूमें, और मैं उन्हें ढेर सारा प्यार करूं। लेकिन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ और मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। अभिमन्यु उसकी मासूमियत पर हंस पड़ा। उसने पेट पकड़कर हंसते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम इतनी प्यारी और मासूम क्यों हो? मैं तुमसे सिर्फ जॉब छोड़ने की बात कर रहा हूँ, और यह सब चीजें नहीं। मुझे भी पता है कि मेरी स्वीटहार्ट अभी बहुत छोटी है इन सब चीजों के लिए। फिर उसने प्यार से सारा की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें आज से अपनी फीस या किसी और चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति के पास इतना पैसा है कि अगर तुम रोज एक प्राइवेट जेट भी खरीदो, तो भी 1000 जन्मों तक ऐसा कर सकती हो। सारा ने हैरानी से पूछा, क्या आप इतने अमीर हैं? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, इससे भी ज्यादा। ये तो मैंने तुम्हें बस एक उदाहरण दिया है। फिर उसके बालों को सहलाते हुए उसने कहा, स्वीटहार्ट, मुझे कुछ दिनों के लिए इंडिया के बाहर जाना है। सारा की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। वह दुखी होकर बोली, मुझे पहले से ही पता था कि आप भी मुझे छोड़ देंगे। आपको मैं पसंद नहीं आई, है ना? अभिमन्यु उसकी बात सुनकर घबरा गया। उसने जल्दी से सारा के आंसू पोंछते हुए कहा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यह हर बार तुम्हारी आंखों से आंसू कैसे बहने लगते हैं? कहीं तुमने कोई टांका तो नहीं फिट करवाया? सारा ने हल्के से अभिमन्यु के हाथ पर मारा और गुस्से में कहा, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, समझे? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, तो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल लो। आखिर मैं किस लिए हूँ? सारा झुंझला कर बोली, नहीं, मैं आपसे गुस्सा हूँ और आपसे बात नहीं करूंगी। फिर उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़कर जोर से काट लिया। अभिमन्यु ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा, जबकि सारा गुस्से से दूर हट गई। वह बोली, आप तो पत्थर हैं। आपको दर्द भी नहीं होता। अभिमन्यु को जहां सारा ने काटा था, वहां अपने होंठ रखे और कहा, यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं इसे समझूंगा कि मेरी स्वीटहार्ट ने मुझे पहली बार किस किया है। सारा शर्म से लाल हो गई। उसकी नजर अचानक अभिमन्यु के हाथ पर पड़ी, जहां हल्का खून निकल रहा था। वो घबरा गई और अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी। मेरी वजह से खून निकलने लगा। रुको, मैं कुछ करती हूँ।
अभिमन्यु ने उसे गले लगाकर बिस्तर पर लिटा दिया और बोला, तुम कहीं मत जाओ, ऐसे ही लेटी रहो, ये छोटा सा घाव है, सुबह तक ठीक हो जाएगा, इतना परेशान मत हो, और मेरी बात सुनो, मैं ज्यादा दिनों के लिए नहीं जा रहा हूँ, यह एक बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए जाना पड़ रहा है। फिर उसने प्यार से कहा, तुम परसों से अपना कॉलेज शुरू कर रही हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ अपनी पढ़ाई में अपना 100% दे, तुम्हें किसी भी तरह की जॉब करने की जरूरत नहीं है, समझी? सारा छोटे बच्चे की तरह उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली, ओके, लेकिन आप जल्दी वापस आओगे ना? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, तुम कहो तो मैं जाऊं ही ना? सारा तुरंत बोली, नहीं नहीं, आप जाइए। अभिमन्यु ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, चलो, अब बहुत बातें हो गईं। कितना लेट हो गया है, अब सो जाओ। सारा मुस्कुराए और छोटे बच्चे की तरह अभिमन्यु से लिपट गई। उसकी इस मासूमियत पर अभिमन्यु भी मुस्कुरा दिया। उसने सारा को अपनी बाहों में समेटा और दोनों ने सुकून भरी नींद ले ली। अगली सुबह अभिमन्यु और सारा के कमरे में खिड़की से भीनी भीनी धूप आ रही थी। सारा, जो पूरी तरह से अभिमन्यु के ऊपर किसी बच्चे की तरह लेटी हुई थी, अपनी आंखों पर हाथ रखकर धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी नजर अभिमन्यु के चेहरे पर पड़ी। अभिमन्यु गहरी नींद में था, और सोते वक्त वह हद से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जो शायद काफी समय बाद नजर आ रहा था। सारा मुस्कुराई, धीरे से झुकी और अभिमन्यु के माथे पर हल्का सा किस कर दिया। फिर वो उसके ऊपर से सावधानी से उठ गई ताकि अभिमन्यु की नींद खराब न हो। अभिमन्यु को एहसास हुआ, लेकिन उसने दूसरी तरफ करवट ले ली और पेट के बल सो गया। शायद उसे लंबे समय बाद चैन की नींद मिली थी। सारा ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और वार्डरोब की ओर बढ़ी। उसने एक खूबसूरत रेड कलर की साड़ी निकाली और वॉशरूम में तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद सारा तैयार होकर बाहर आई। उसने गजरा अपने बालों में लगाया था, मांग में सिंदूर भरा हुआ था, हाथों में चूड़ी थी, और चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान थी, जो हर नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर होती है। उसने अपनी ज्वेलरी पहननी शुरू की और खुद को शीशे में देखकर हल्की सी मुस्कान दी। इस पल वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। तैयार होने के बाद सारा ने अभिमन्यु की ओर देखा, जो अब भी गहरी नींद में था। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। सारा मुस्कुराते हुए नीचे लिविंग रूम में जाती है, जहां इस वक्त सारे सर्वेंट सफाई में लगे हुए थे। कोई भी सारा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सारा एक सर्वेंट को रोककर मंदिर जाने का रास्ता पूछती है, और वह सर्वेंट उसे मंदिर का रास्ता बता देता है। सारा मंदिर जाती है, वहां की सफाई करती है, फिर दिया जलाकर आरती करती है। इसके बाद वह किचन में चली जाती है, जो मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर थी। जब सारा किचन में जाती है, तो सारे सर्वेंट हैरान हो जाते हैं। एक सर्वेंट कहता है, मैम, अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बताइए, हम रूम में ही भेज देंगे। सारा मुस्कुराते हुए कहती है, आज के लिए आप सभी की छुट्टी है, आप लोग बाहर जा सकते हैं। और आप में से कोई एक यहाँ रुक जाए, जो मुझे किचन में रखी चीजों के बारे में बता दे, क्योंकि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। सारे सर्वेंट एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन किसी में भी सारा के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। सभी सर्वेंट वहां से चले जाते हैं और एक सर्वेंट रुक जाता है। वह सारा को जो भी बताने को कहती है, वह करता जाता है। कुछ ही देर में पूरे घर में खाने की खुशबू फैल जाती है। किचन के बाहर खड़े सारे सर्वेंट हैरान होकर यह सोचने लगते हैं कि आज सारा क्या बना रही है, क्योंकि यह खुशबू बिल्कुल अलग है। वहीं हमारे समर, कबीर, विपुल और संजीव जो तैयार होकर नाश्ते के लिए नीचे आते हैं।
जैसे ही वे लिविंग रूम में कदम रखते हैं, उन्हें खाने की एक अनोखी खुशबू महसूस होती है। वे हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कबीर कहता है, भाई, इस खड़ूस के घर में इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हम जब भी यहाँ रहते हैं तो कुछ उबाल ही खाने को मिलता है, पर आज ये खुशबू कैसे आ रही है? तभी उनकी नज़र सारा पर पड़ती है, जो डाइनिंग टेबल पर सर्वेंट की मदद से खाना अरेंज करवा रही थी। तीनों सारा के पास जाते हैं। सारा मुस्कुराते हुए उन तीनों को गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। उधर ऊपर कमरे में अभिमन्यु भी तैयार हो रहा था, लेकिन वह आज कुछ खोया खोया सा लग रहा था। उसकी आदत थी कि बचपन से ही उसे ठीक से नींद नहीं आती थी, लेकिन आज अभिमन्यु के साथ होने की वजह से वह इतनी देर तक सोया कि उसने अपना रूटीन भी मिस कर दिया। अभिमन्यु के चेहरे पर एक अलग ही शांति और सुकून था, जो शायद बहुत समय बाद दिखाई दे रहा था। जब अभिमन्यु नीचे लिविंग रूम में आता है, तो उसे सारा डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हुई मिलती है। वह इस वक्त कबीर, समर और संजीव विपुल से बातें कर रही थी। अभिमन्यु सारा के पास जाता है और उसके माथे पर किस करके धीरे से उसके कान में कहता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगर इस वक्त कमरे में होती, तो मैं तुम्हें बताता। सारा अभिमन्यु की बात से शर्मा जाती है। अभिमन्यु अपनी चेयर पर बैठता है और सारा को देखने लगता है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मुझे भी आज नाश्ता मिलेगा, स्वीट हार्ट? सारा प्यार से अभिमन्यु की प्लेट में खाना सर्व करती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं हमारे भुक्कड़ कबीर, समर, संजीव और विपुल तो खाने पर ऐसे टूट पड़े थे जैसे उन्हें अब तक खाना नसीब ही नहीं हुआ हो। कबीर तो अपनी उंगलियों को चाटते हुए खाने की तारीफ करता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में तीनों अपनी कुर्सियों पर लेटकर पेट सहलाने लगे और उनका पेट बाहर की तरफ दिखने लगा था। अभिमन्यु ने अभी एक कोर ही लिया था, वह गुस्से से कहता है, तमीज से नहीं खा सकते? क्या जानवरों वाली हरकत कर रहे हो? कबीर पेट सहलाते हुए कहता है, भाई, आज ऐसा लग रहा है जैसे हमें पहली बार खाना नसीब हुआ हो। फिर सारा की तरफ देखकर कहता है, सारा, यू आर बेस्ट। तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है कि माँ के हाथों का स्वाद भी फेल हो गया। सारा अभिमन्यु की तरफ देखती है, जो भावहीन होकर खाना खा रहा था। सारा धीरे से पूछती है, आपको कैसा लगा खाना? अभिमन्यु सारा के हाथों को चूमते हुए कहता है, तुम्हें आज के बाद किचन में जाने की जरूरत नहीं है, समझी? सारा हैरान होकर कहती है, पर क्यों? क्या खाना अच्छा नहीं लगा आपको? कबीर कहता है, हाँ भाई, खाना तो बहुत टेस्टी बनाया है सारा ने, क्या हुआ? अभिमन्यु गुस्से से कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ तुम जैसे भुक्कड़ों के लिए खाना बनाए। समझे? अगर इतना ही खाना खाना है तो रेस्टोरेंट में जाओ, तुम्हारे तो वैसे भी इतने होटल हैं। कबीर कहता है, वह तो तुझे जलन हो रही है कि हम तेरी बीवी के हाथों का खाना खा रहे हैं। हम तेरे दोस्त हैं, कम से कम हम पर तो थोड़ा तरस कर। अभिमन्यु चारों को देखकर कहता है, तुम चारों के पास खुद का घर नहीं है क्या? समर और संजीव कहते हैं, भाई, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो आपके भाई हैं। कबीर कहता है, और हाँ, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। मेरे साथ कैसे ऐसा कर सकते हो? तभी सारा बीच में गुस्से से कहती है, आप मेरे देवर जी और मेरे भाई से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? अभिमन्यु हैरान होकर सारा की तरफ देखता है और कहता है, मैं तो तुम्हारी हेल्प के लिए ही बोल रहा था। तुम कब तक इन भुक्कड़ों के लिए खाना बनाओगी? देख नहीं रही हो, इन्होंने सारा खाना चट कर दिया। सारा अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, तो मैं उनके लिए पूरे दिन रसोई में खड़ी होकर खाना बना सकती हूँ। आप आज के बाद इन्हें कुछ नहीं कहोगे, समझे? वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी।
अभिमन्यु अपनी गलती समझते हुए अपने कान पकड़ते हुए कहता है, ओके सॉरी बाबा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारे देवर जी और तुम्हारे भाई को ठीक है। सारा गुस्से से कहती है, मुझे नहीं, मेरे भाइयों और देवर जी को सॉरी कहिए। अभिमन्यु गुस्से से अपने भाई और दोस्त को देखता है और मन में कहता है, ये करना पड़ेगा, वरना मेरी क्यूट सी स्वीटहार्ट मुझसे गुस्सा हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि इन निकम्मों की वजह से मैं अपनी बीवी से दूर रहूं। अभिमन्यु अपने दांतों को किटकिटाते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी। कबीर कानों पर हाथ रखते हुए कहता है, भाई, सुनाई नहीं दिया, एक बार और कहो। अभिमन्यु अपना खाना खाते हुए कहता है, मुझे अपनी बातों को रिपीट करने की आदत नहीं है, समझे। कबीर मुंह बनाते हुए कहता है, चलो कोई नहीं, आज तो तेरे मुंह से सॉरी निकल ही गया। धीरे धीरे अपनी बहन की मदद से मैं तेरी नानी याद दिलाऊंगा। कैसा लगा ये पाठ? कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे के पाठ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आगे के पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।